हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्री बजट बैठक के बाद से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में उन्होंने हरियाणा का रोड मैप रखा है और बताया है कि सरकार का वित्त प्रबंधन बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि आर्थिक प्रबंधन को वी शेप में उठाने के लिए रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में उन्होंने सुझाव दिया है कि जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन को लेकर एक मॉडल बनाया जाए और जीएसटी में राज्यों के लिए प्रोडक्शन शेयर को भी सम्मिलित करने पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भी सुझाव दिया गया है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए और ब्याज को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि राखी गढ़ी के लिए अलग से लोन उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य काम के लिए बजट में प्रावधान हो और एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी उनके द्वारा बैठक में मांग की गई है। तो प्री बजट पर मंथन किया गया, क्या कुछ हरियाणा की तरफ से मांग रखी गई सीएम के द्वारा। यहां बता दें कि आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति बनाने की बात सीएम के द्वारा बैठक के दौरान की गई है। इस प्री बजट बैठक में जीएसटी पर हाइब्रिड मॉडल बनाने का सुझाव सीएम मनोहर लाल के द्वारा दिया गया। तो क्या कुछ हरियाणा की मांगे रही प्री बजट की इस बैठक में, जो कि निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड पर कम दर पर लोन देने की मांग भी हरियाणा के सीएम के द्वारा बैठक के दौरान रखी गई। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए तमाम बातें बता रहे हैं कि क्या कुछ हरियाणा की मांग रखी गई। गरीबों के लिए ब्याज माफी योजना बनाई जाए, ये भी एक मुख्य बिंदु जो है सीएम मनोहर लाल के द्वारा बैठक में रखा गया। साथ ही साथ एमएसएमई को लेकर भी एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाने की मांग हरियाणा की तरफ से इस बैठक में रखी गई। तो बता दें कि प्री बजट पर चिंतन मंथन किया गया। हरियाणा की मांगों में क्या कुछ रहा वो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन का मॉड्यूल बनाए जाने की बात सीएम ने रखी। तो प्री बजट बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही। हरियाणा की मांग में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात भी सीएम ने कही और इसके साथ ही ये भी कहा कि 19 जिले ऐसे हैं जहां पर इन कॉलेजेस को लेकर काम भी किया जा रहा है। जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, तो हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोज़गार वहाँ बढ़ाया जा सके। फिर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट पर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए ताकि हम एनसीआर में और तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखी गढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा, तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खास करके जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। एफपीओस जो किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा
2 करोड़ रुपया है उसको भी बढ़ाया जाए ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, तो इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। MSME का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं ताकि हम उनके सामान को जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है, हालांकि कोविड के कारण से ये कम हुई, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमने अपनी मांग 5000 करोड़ रुपए की एक मांग भी रखी है नई बजट में। तो इस प्रकार से कुछ मांगे, कुछ सुझाव। सीएम मनोहर लाल ने किसानों की दोगुनी आय करने पर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों को भी सरकार योजनाओं का पूरा फायदा हो रहा है। वहीं सीएम ने हेल्थ विभाग पर भी जोर देने की बात कही। ये एक जो आप लोग कहते हैं कि किसानों की आय डबल बढ़ाया जाए, ये कुछ सिंगल एक काम से, एक प्रोजेक्ट से और एक फेज में होने वाला ऐसा नहीं है, ये एक मल्टीपल प्रोसेस है और उसको लगातार हम चला रहे हैं। उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, किसानों को बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनके इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ऋण दिलाए जा रहे हैं, उनकी जो प्रोक्योरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे 11 फसलें हम प्रोक्योर करते हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते। हर बार हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद जो फसल की बारी आती है उस फसल का MSP वो लगातार पिछले 6 बार तो मैं देख रहा हूँ बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, गन्ने का रेट वो बढ़ रहा है, तो इस नाते से ये चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। अभी FPOs हमारे यहाँ लगभग 600 FPOs हरियाणा में खुल चुके हैं। 1000 का हमारा इस बार टारगेट है। 3 दिन पहले भी मैं एक पैकिंग सेंटर और फूड प्रोसेसिंग का सेंटर त्रावड़ी में जिसका उद्घाटन करके आया हूँ। अभी तक 7 सेंटर हुए हैं, इस वर्ष में उन्हें 50 कर रहे हैं। तो और उसी प्रकार से कृषि से साथ जुड़े हुए अन्य उद्योग, जैसे मानो मशरूम फार्मिंग है, फिशरीज है, डेयरी फार्मिंग है या बी कीपिंग है, इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स इनको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़मीन किसी छोटी भी है तो उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा बिजनेस मिल जाए। तो ऐसा करके एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते ओवरऑल फार्मर्स की इनकम काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है और आगे चलेगा। हेल्थ सेक्टर्स में हमने उनको बताया कि हमारा जो टारगेट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कि जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, तो उस नाते से अभी 19 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस या तो जो बन गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी योजना बन गई है, घोषणा हो गई है। 3 जिले बाकी हैं, अगले आने वाले 22-23 में वो 3 जिलों की मैं घोषणा करूंगा। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की। मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वो जनता के फोन उठाकर उनका जायज काम करना आदत में शुमार करें, वरना खैर नहीं होगी। जिला कष्ट निवारण समिति में 16 शिकायतें आई थी, जिनमें 13 का निवारण किया गया। बाकी 3 शिकायतों का निवारण अगली बैठक में होगा। मंत्री कमलेश ढांडा ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स की अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग भी करवाई गई थी और काफी मांगे मानी गई थी। आज की जो बैठक है उसमें 16 शिकायतें थी, तो 16 में से 13 तो मतलब यहाँ पर उनकी सुनवाई की गई है और मौके पर उनको फाइल किया गया है। बाकी की 3 बची हैं, उनको अगले इसमें उसको किया जाएगा। और जो सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी आदेश निर्देश दिए गए हैं, इस तरह का कोई है तो उसको ज़्यादा से जल्दी करने का काम करें। कैबिनेट विस्तार को लेकर अनिल विज की नाराजगी की खबरों के बीच सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अनिल विज हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके मन में जो भी आता है वो कह देते हैं। वो अनिल विज ने वहीं इसके अलावा कहा है कि कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या विभाग मिलेगा, ये सीएम का विशेष अधिकार है। सीएम से नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। बहुत हमारे अच्छे सीनियर आदमी हैं, बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं। हम जो भी कई बात करते हैं आपस में खुल करके करते हैं और जिससे शब्द चलता ना ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड,
तो जैसे हम हैं ऐसे वो हैं, कोई बात मन में आए तो कह देते हैं, कोई उसमें चिंता नहीं, हमें भी चिंता नहीं, उनको भी चिंता नहीं, वो कह दिया ठीक है, तो उसको पता लग गया, कोई अंतर नहीं होता। बहुत अच्छे प्रकार से, हालांकि पिछले दिनों में कोविड के कारण से अस्वस्थ रहने के बाद भी लगातार कोविड के ऊपर इतना ध्यान रखा उन्होंने, और हेल्थ डिपार्टमेंट को तो मैं कहता हूँ उस लेवल पर यानी एक सारा उसका योजनाओं को बढ़ाने में, कोविड जैसी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत बड़ा योगदान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पूरी दुनिया के 121 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है और अभी तक ओमिक्रॉन से 59 मौत की रिपोर्ट भी आई है। भारत की बात करें तो यहां अब तक ओमिक्रॉन के 961 केस सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वहाँ पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने % सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है, लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहां पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में जो अपना पिछला अपडेट 28 दिसंबर को दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में एक डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उन देशों में यह बाकी वेरिएंट को रिप्लेस कर मेजर डोमिनेंट वेरिएंट के रूप में उभर कर सामने आ। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है और उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में 46% केस नए वेरिएंट के ही हैं। यहां बता दें आपको कि दिल्ली के अलावा देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेजी पकड़ने लगी है। $923 पॉजिटिव केसेस आए थे, पॉजिटिविटी थी 1.29%। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो हैं अस्पतालों के अंदर। ओमिक्रॉन की तैयारियों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 जनवरी से दोनों ही वैक्सीनेशन के डोजेस जरूरी वाले नियम में कुछ जगह पर रिव्यू किया जा रहा है। अगर वहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार 1 तारीख तक ठीक नहीं होती है तो अलग रणनीति पर काम किया जाएगा। की सारी व्यवस्थाएं जैसे पहले बनाई थी उसमें और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम भरपूर लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की तैयारी हमारी है। ओमिक्रॉन का जो ये जो वेरिएंट आया है इसका भी जैसे विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार से इसका
आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारी है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। कर्फ्यू है वो वही है, लेकिन अभी जैसे हमने पहले घोषणा की है कि 1 तारीख के बाद जिनकी डबल डोज नहीं हुई है इसकी वैक्सीनेशन की, उनकी ऊपर सख्ताई करेंगे। हाँ, कुछ जगह ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जिनका बहुत ही अभी पीछे हैं तो कुछ दिन की छूट देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली 2 वैक्सीनेशन के इंजेक्शन ये लगना बहुत जरूरी है। सबके ऊपर लोग आएंगे कोविड की। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ पैरामीटर्स हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा, ये सब बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। तो बता दें कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य मंत्री का मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा जा चुका है। गैदरिंग और धरने और प्रदर्शनों पर रोक लगाने की बात कही गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी की गई है। तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो 3 जनवरी से ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। बच्चों के लिए अलग से लाइन और अलग से स्टाफ बनाया गया है। बढ़ते ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की आहट के बीच ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गैदरिंग और धरने प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। वहीं हेल्थ वर्कर्स और 60 से ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोजेस लगाई जाएंगी। इसके लिए जो भी उस संस्थान का हेड होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो चेक करे कि जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन लगवा ली है या नहीं लगवा ली। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का मालिक या मैनेजर, बैंकेट हॉल, होटल, मॉल, बैंक, दफ्तर या ऐसी सभी गैदरिंग्स जहाँ पर होती हैं, जो इंचार्ज है वो उसका चेक करेगा कि वैक्सीनेशन दोनों लगी है या नहीं लगी। और उसको काउंटर चेक करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त अपनी एक टीम बनाएंगे जो रैंडम ऐसे संस्थानों पर जाकर चेक करेंगे। सब जगह तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन रैंडम जाएंगे। किसी भी बैंक में चले जाएं, किसी भी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी मंडी में चले जाएं, जाके वहाँ पे वो सबका चेक करेंगे। और अगर कोई बिना वैक्सीनेशन के पाया गया तो उसको धारा 188 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिक के खिलाफ की जाएगी या संस्था के जो हेड है उनके खिलाफ की जाएगी? नहीं, नागरिक के खिलाफ की जाएगी। हरियाणा ने 5 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। और इसी कड़ी में 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकूला से इन खेलों का औपचारिक रूप से आगाज होगा। और ये निर्णय वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में कोविड महामारी इलाज के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान खेलों के मस्कट, धाकड़ एवं आधिकारिक जर्सी का भी अनावरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस खेलो यूथ इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 25 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। और इन स्पर्धाओं में 5 पारंपरिक खेल जैसे कि गतका, कलारी पयट्टू, थांगता, मलखंब और योग भी शामिल है। इनकी प्रतियोगिताएं 5 स्थानों पर की जाएंगी, जो कि इस प्रकार हैं: पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली। इन खेलों में देश के 15 साल की उम्र से लेकर 17 उम्र के वर्ग के 8,500 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की संभावना है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा।
वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा खेल के क्षेत्र में अपनी धाक जमाकर पूरी दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। हमें अपने खेल प्रतिभाओं पर गर्व है। निकट भविष्य में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया में देश के कोने कोने से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें हमारे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ेगा। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता की विजेताओं को मेडल पहनाकर आशीर्वाद देने के पश्चात संबोधन भी किया। इस अवसर पर फेंसिंग हरियाणा के अध्यक्ष NK सोलंकी और भारतीय फेंसिंग संघ के उपाध्यक्ष सुरेखा खत्री, आयोजन के अध्यक्ष VK बेनीवाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश के तलवारबाजों ने राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता में दोनों ही वर्गों में ओवरऑल ट्रॉफी लेकर हरियाणा को 14 मेडल देने का जो इतिहास रचा है वो प्रदेश में पहली बार हुआ और इसके लिए मुख्यमंत्री ने सब खिलाड़ियों के अभिभावकों को भी शुभकामनाएं दी। तो हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।